हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ट्यूटोरियल चल रहा है इसमें मैंने आउटपुट वाले क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी। तो स्ट्रिंग के आउटपुट के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th आईसीएसई आउटपुट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने फंक्शन से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हुए थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो दो दो मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउटपुट वाले, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे अलग अलग वीडियो में अपलोड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये 43 मिनट का एक वीडियो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इन तीनों वीडियो में मैंने एक एक पेपर के जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करके बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी मैं जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। इसके 2-3 वीडियो और आपके बनेंगे जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करना, क्या लॉजिक यूज होगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 पीडीएफ पड़े हुए हैं। तो ये जो प्रीबोर्ड 6 नाम का एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, तो इसके आउटपुट क्वेश्चंस को मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम प्रीबोर्ड 2 वाले आउटपुट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये तीनों के तीनों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने तीनों पीडीएफ यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड करके जो भी इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, आउटपुट वाले और प्रोग्रामिंग वाले, इनको आप जाके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो प्रीबोर्ड 2 का आउटपुट वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं और स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वीडियो में इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का मतलब हो गया कि जिस वेरिएबल के सामने हम लोग स्टैटिक यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल बनाने का फायदा क्या होता है कि अगर हम इस वाले वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो जो नॉन स्टैटिक मेथड है या स्टैटिक मेथड है, उन दोनों के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास है हमारी ABC, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, और एक नॉर्मल वेरिएबल जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है उसको हम बना लेते हैं। जैसे इंट y इक्वल टू 100 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। जैसे लिखा मैंने void यहाँ पे लिख दिया है सम, और यहाँ पे जो है एसओपी में हम प्रिंट कर देते हैं x प्लस वाई। और एक हम दूसरा मेथड बना लेते हैं पब्लिक। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया हुआ है, तो जो x की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन की गई है, और यहाँ पे जो y वाली वैल्यू है वो यहाँ पे 100 विदाउट स्टैटिक कीवर्ड के यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, तो स्टैटिक वेरिएबल को हम जो नॉन स्टैटिक मेथड है और जो स्टैटिक मेथड है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है ना, तो इसका मतलब जो मेन वाला मेथड बना हुआ है या मेन वाला फंक्शन बना हुआ है, तो ये हमारा स्टैटिक मेथड है और इसमें स्टैटिक नहीं यूज किया जा रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन स्टैटिक मेथड। तो यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड हम कोई भी बनाते हैं या स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह होती है। एक्सेसिबिलिटी हर जगह होने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे y के साथ क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 110। लेकिन अगर यही वाला जो y वाला वेरिएबल है, अगर इसको हम यूज करेंगे मेन वाले मेथड के अंदर, जो मेन है हमारा वो स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेरिएबल बना है, ये कौन सा वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, या इसी को ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है या इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसको हम जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं उसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक मेथड होगा उसके अंदर हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर y वाले वेरिएबल को हमको मेन वाले मेथड के अंदर यूज करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एबीसी जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेन मेथड में, यहाँ पे जैसे एबीसी क्लास का, जहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का नाम है ओबी।
तो जब हमको यहाँ पे x को यूज करना होगा तो यहाँ पे x को यूज करने के लिए लिखेंगे ob.x। यहाँ पे क्या लिखेंगे ob.y, क्योंकि y वाला जो वेरिएबल है वो हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। तो जो x है तो x को तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो y दिया गया है तो y हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पे उसके लिए ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो x प्लस लिखेंगे ob.y, तब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जितने सारे हमारे स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड होते हैं तो उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है। ये आप लोगों ने अगर बुक में पढ़ा होगा या आपके टीचर ने बताया होगा कि जितने सारे स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल होते हैं उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में या मेथड में। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन सेकंड वाला दिया गया है, इसमें कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट सपोर्टेड बाय जावा। देखिए जो कमेंट होता है तो कमेंट का काम क्या होता है जावा में, जैसे अगर हम किसी भी लाइन को ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो कंपाइलर द्वारा रीड ना की जाए, तब उसको हम लोग कमेंट में कर देते हैं। तो कमेंट आपके जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसको हम दो बार फॉरवर्ड स्लैश से यूज करते हैं, और जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसको हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जितनी लाइनों को आपको ब्लॉक करना है वो लाइनें होंगी, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के इसको स्लैश लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कमेंट यूज होता है। तो कमेंट का बेसिकली यूज क्या है कि अगर हम कंपाइलर के थ्रू उसको रीड नहीं कराना चाहते हैं उस स्टेटमेंट को, तो हम सिंगल या मल्टी लाइन कमेंट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कमेंट आपके जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड रिटर्न स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट जो करना है वो तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्रेक और रिटर्न है ये दोनों के दोनों किस स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, जंप स्टेटमेंट। ये होता है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में तीन चीजें आती हैं, एक होता है हमारा ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा होता है रिटर्न। तो ये तीन टाइप के आपके जो है स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड रिटर्न। तो देखिए जैसे ब्रेक का काम क्या होता है कि अगर हम इसको किसी लूप में यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर लिखा मैंने कंडीशन में कि इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाए, यहाँ पे ब्रेक कर जाए। तो ब्रेक करने का मतलब है कि जब ये कंडीशन सही हो तब ये क्या करे, पूरे लूप को टर्मिनेट कर दे। ये जो पूरा का पूरा लूप चल रहा है ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, यानी कि बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक का एग्जांपल मैं समझा दे रहा हूँ। आई की वैल्यू अभी जैसे 1 है तो 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब यहाँ पे जब हम 1 मॉड 2 इक्वल टू चेक करेंगे 0, ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ब्रेक नहीं होगा अभी। ठीक है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू हो गई 2, फिर 2 मॉड 2 चेक करेगा इक्वल टू 0 है, हाँ कंडीशन सही है। अब ये क्या करेगा, पूरे लूप को यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, मतलब ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक जब हो जाएगा तो इसका मतलब लूप पूरा का पूरा बंद हो गया। तो यहाँ पे जब ब्रेक हम लोग यूज करेंगे तो किसी ना किसी लूप के अंदर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाला रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया है, तो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग मेथड के अंदर यूज करते हैं। मेथड के अंदर, मेथड का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने इंट सम नाम से एक मेथड बनाया और इसमें जो भी कैलकुलेशन हुई उस कैलकुलेशन को करने के बाद जहां पे इसकी कॉलिंग होगी वहां पे रिटर्न स्टेटमेंट मतलब उसकी वैल्यू को थ्रो करने के लिए भेजा जाता है। तो रिटर्न मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x, तो इसका मतलब हो गया कि सम फंक्शन को जहां पे कॉल किया जाएगा वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। तो जहां पे दोनों का दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रेक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ब्रेक हम लोग लूप के अंदर यूज करते हैं, और रिटर्न मेथड, रिटर्न जो यहाँ पे कीवर्ड दिया गया है वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है, और उसका काम क्या होता है कि जहां पे उसकी वैल्यू कॉल हो रही है वहां तक उसकी वैल्यू को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो यहाँ पे नीचे कोड लिखा गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे वेरिएबल बनाया जा रहा है और इसमें ये सारी वैल्यूज लिखी गई हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट मैक्स एंड
ए डॉट लेंथ कॉमा A5। तो देखिए यहाँ पे जो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके मिक्स क्वेश्चन में आते हैं। तो मिक्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, आइए हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लिखा हुआ है, तो मैक्स का काम क्या होता है कि दो वैल्यू जो भी होगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, तो इन दोनों वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही यहाँ पे निकल के आएगी। तो सबसे पहले तो जो एरे दी गई है तो उसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला वाला एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 पे होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग मैंने कर दी। अब यहाँ पे ए डॉट लेंथ, तो जो टोटल लेंथ है एलिमेंट की वो कितनी है, यहाँ पे लिख देंगे हम 7, क्योंकि यहाँ पे जब काउंटिंग करते हैं तो 1 से करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 से करेंगे। तो लेंथ हमारी 7 है। अब कॉमा लगाया, ये कॉमा A5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए एरे में फिफ्थ इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे देखेंगे तो लिखा है -6। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट करेंगे तो 7 कॉमा -6 में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे होगी हमारी 7। तो इसका जो आउटपुट आया वो ओवरऑल क्या निकल के आया, यहाँ पे आया 7। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगले वाले स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो मैथ डॉट SQRT A3। A3 का मतलब हो गया कि ए एरे का जो थर्ड इंडेक्स है वो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या दी गई है, 9। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9। 9 के बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का एडिशन किया जा रहा है। उसके बाद A6, 6 की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 25 दी गई है, तो 25 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 9 कितना हो गया यहाँ पे, 34। अब जब हम 34 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 34 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। तो यहाँ पे जो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डबल डेटा टाइप में। किसमें आ रही है, डबल डेटा टाइप में। और इसकी टाइप कास्टिंग कर दी जा रही है इंटीजर में। तो जब भी यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी तो उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग किस में कर रहे हैं, इंटीजर में। तो जो इसकी इंटीजर वैल्यू होगी वो केवल 5 आएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7 और इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 5। तो ये दो आउटपुट यहाँ पे इस वाले फोर्थ क्वेश्चन के निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाले में, तो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे S1 में एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है और S2 में कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पे S1 डॉट सब स्ट्रिंग 0,4। तो 0,4 का मतलब हो गया कि 0 स्टार्ट वैल्यू है और जो 4 दिया गया है वो क्या है, एंड वैल्यू है। तो एंड वैल्यू से हमेशा सब स्ट्रिंग में -1 तक चलता है, इसका मतलब 0 से 3 तक की ही वैल्यू निकल के आएगी। तो S1 में अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1, 2, 3। ठीक है। यहाँ पे हमको 3 तक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 तक इंडेक्सिंग कर दी। तो जब S1 डॉट सब स्ट्रिंग लिखा है तो S1 का मतलब ये पहली वाली स्ट्रिंग, इसमें 0 से 3 तक की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 3 तक जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या क्या निकल के आएगा, तो APPL, ये हमारा आया यहाँ पे जो पहली वाली सब स्ट्रिंग का पार्ट निकाला जा रहा है। फिर उसमें कह रहा है कि दूसरे वाले में S2 डॉट कैरेट 6। अब कैरेट फंक्शन का काम क्या होता है कि जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया गया है उस इंडेक्स पे जो लेटर होगा वो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्म में रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसकी भी S2 वाले की भी हम इंडेक्सिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये 0 पे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये टोटल इंडेक्सिंग हो गई। अब इसमें कह रहा है सिक्स्थ इंडेक्स पे क्या आएगा, तो सिक्स्थ इंडेक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो प्लस के साथ यहाँ पे, ये तो हमारा डबल कोट में आया था, ये स्ट्रिंग थी। अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होके आ रही है वो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। तो कैरेक्टर वैल्यू आ रही है ई। तो जब भी किसी स्ट्रिंग के साथ हम कैरेक्टर वैल्यू को ऐड करते हैं, वो भी बाद में अगर कैरेक्टर है तो इसके साथ कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये APPLE, एप्पल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले वाले एसओपी का आउटपुट आएगा, तो पूरा का पूरा एप्पल यहाँ पे ये प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरे वाले में देखेंगे तो कह रहा है कि S2 डॉट लेंथ। अब दूसरे वाले की लेंथ कितनी है, ये दूसरे वाले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो जब यहाँ पे काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 से करेंगे और ये काउंट करके जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे S2 लेंथ कितनी आएगी, 8 प्लस S1 डॉट इंडेक्स ऑफ ई। S1 वाले में इंडेक्स ऑफ मतलब ई वाले का इंडेक्स पूछा जा रहा है। तो हम इस वाले स्ट्रिंग में अगर हम चेक करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें कहीं हमको ई लेटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कोई लेटर
स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब उसकी वैल्यू रिटर्न होती है -1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने रिटर्न होगी? -1। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 8, उसके बाद जब -1, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे आया हमारा -1, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 -1 सॉल्व होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 7। तो इसका जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा ये आएगा हमारा 7, और इसका जो आंसर निकल के आया था वो क्या आया था? एप्पल। तो इस तरीके से दोनों के दोनों आउटपुट निकल के आएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है कि या कोई क्वेश्चन आपके पास है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको भेज सकते हैं। मैं उसका जो भी आंसर होगा डिटेल में आप उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए, या आप टेलीग्राम चैनल पे जब जाएंगे तो वहां पे जो भी आउटपुट वाले क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो उनको जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन इन जावा फॉर, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट के लिए हमको क्या करना है? एक्सप्रेशन लिखना है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हुए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद प्लस y1 और y2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे देखिए ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पे, वो कोई ना कोई पॉइंट वैल्यू होगी। पॉइंट का मतलब हो गया कि डबल डेटा टाइप में होगा। तो डबल डेटा टाइप में लिखने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे डबल डी इक्वल टू, अब जैसे इस वाले स्टेटमेंट को लिखना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, नहीं तो ये क्या करेगा कि x2 को डिवाइड बाय 2 कर देगा और x1 को छोड़ देगा। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इस तरीके से लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे भी लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल जो डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, तो इस सारे को हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे और डिवाइड बाय यहाँ पे सिंबल लगा के यहाँ पे लिख देंगे x1 प्लस y1। इस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लिखेंगे इसको तो इस तरीके से ब्रैकेट में पूरा का पूरा कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा इसका। अगला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 7th वाला, तो इसमें देखेंगे तो गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है इसका आउटपुट बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अपर केस लेटर टू अपर केस। अब यहाँ पे देखिए जैसे टू अपर केस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर हम इस वाले स्टेटमेंट को पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे ये स्ट्रिंग दी गई है इसको हमको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। जो टू अपर केस का काम क्या होता है कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो जब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो यहाँ पे मिक्स केस में लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आपका अपर केस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दी गई है इसको मैंने अपर केस में लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वाला जो यहाँ पे फंक्शन यूज किया जा रहा है ये लिखा है डॉट सब स्ट्रिंग 5। तो इसका मतलब हो गया कि 5th इंडेक्स जो दिया गया है ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स है। अभी जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब सब स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं तो अगर दो वैल्यू दी, जैसे 5,9 दी है, तो 5 स्टार्ट वैल्यू होगी और जो 9 है वो एंड वैल्यू होगी। तो एंड वैल्यू से हमेशा एक -1 तक चलता है। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो केवल स्टार्ट वैल्यू दी गई है, एंड वैल्यू नहीं दी गई। तो जब एंड वैल्यू नहीं होती है तो डिफॉल्ट में पूरा एंड तक चलता है। ठीक है, फिर उसमें -1 नहीं करेंगे। तो जब इसकी हम स्ट्रिंग की जो यहाँ पे दिया गया है इसकी अगर हम इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 इंडेक्स पे आएगा। ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखेंगे तो 5 से जब स्टार्ट हो रहा है तो केस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब केस का सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जब केस का सी से स्टार्ट हो रहा है 5th इंडेक्स, तो इसके बाद वाले जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई पूरी की पूरी यहाँ पे निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस और यहाँ पे लेटर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आउटपुट आपका निकल के आएगा जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया गया है ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। अपर केस लेटर जो ये मिक्स केस में लिखा है इसको सबसे पहले हमको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर कह रहा है डॉट सबस्ट्रिंग 5, तो 5 हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, तो 5 वाले से स्टार्ट होगा और एंड तक पूरा आएगा। तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग दिया गया है ये आउटपुट में यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले वाले का आउटपुट। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा वाला जो दिया गया है स्टेटमेंट, तो इसमें लिखा है अरुण डॉट कंपेयर टू अर्पण। तो यहाँ पे देखिए जो कंपेयर टू फंक्शन होता है इसकी एक कंडीशन होती है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने कंडीशन बार बार डिस्कस की हुई है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर S1 यानी कि स्ट्रिंग 1 अगर ग्रेटर है स्ट्रिंग 2 से, तो इसकी जो आस्काई वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
और अगर हम S1 को कंपेयर करते हैं S2 से, अगर छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम है, S1 S2, अगर S1 इक्वल टू S2 है, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग सेम है और उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, तब उसके लिए हम उसकी लेंथ से उसको माइनस कर देंगे। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, ये लास्ट वाले स्टेटमेंट का। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है अरुण, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं अरुण, और दूसरा दिया गया अर्पण, यहाँ पे लिख दिया मैंने अर्पण, इस तरीके से दिया है। तो इन दोनों स्ट्रिंग में, जैसे ये S1 स्ट्रिंग हो गई और ये S2 स्ट्रिंग हो गई, तो इन दोनों स्ट्रिंग में जो जो लेटर्स हमारे कंपेयर करने पे सेम मैच होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, यानी कि उनको हम कंपेयर नहीं करते हैं, तो इसमें हम काट दिए। लेकिन अगला जब देखेंगे यहाँ पे, तो U आ रहा है और P आ रहा है। तो U और P का जब हम ASCII वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, और ये जो ध्यान रखिएगा कि दोनों की दोनों जो U और P हैं, ये स्मॉल लेटर्स में है। स्मॉल लेटर की ASCII वैल्यू क्या होती है, तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो स्मॉल ए का तो 97 होता है, और स्मॉल जेड का क्या होता है, 122 होता है। ठीक है, ये होता है स्मॉल लेटर का। कैपिटल वाले का क्या होता है, तो कैपिटल वाले का कैपिटल ए से जेड तक का क्या होता है, तो ये इसका होता है 65 और इसका होता है 90। तो ये ASCII वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसी ASCII वैल्यू से ही इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यू की ASCII वैल्यू और पी की ASCII वैल्यू, ये दोनों के दोनों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जब देखेंगे u की ASCII वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी होती है u की ASCII वैल्यू, 112, और जो p की ASCII वैल्यू होती है वो होती है 107। तो ये दोनों के दोनों ASCII वैल्यू है किसकी, u और p की। तो u और p की जब ASCII वैल्यू के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये ASCII वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अगर आप लोगों को कैलकुलेट नहीं करना आता है, तो यहाँ पे जैसे ए से स्टार्ट करिएगा, और ए के बाद जब हमारा यू लेटर मिलेगा तो उस तक के यहाँ पे उसको काउंट कर लीजिएगा, और यहाँ पे पी को भी उसी तरीके से काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन दोनों की जब वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे कितने मिलेगी, तो यहाँ पे आएगी -5। अब देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन आपको बताई कि अगर S1 ग्रेटर देन है S2 से, जैसे यहाँ पे जो ये S1 है मान लीजिए और ये S2 है, तो क्या S1 जो है वो ग्रेटर है S2 से, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। देखिए यहाँ पे S1 जो है वो छोटा है S2 से, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो ये अगर कंडीशन आप लोग याद नहीं रखते हो, तब भी हमारा आंसर सही निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो छोटी वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू माइनस होगी तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी वाली वैल्यू जैसे यहाँ पे 107 होती और 112 को जब सॉल्व करते, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसको हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव निगेटिव अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया वो कितना आया है, -5। अगला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 8th वाला, तो इसमें कह रहा है कि राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है। तो क्रिएट एन एरे टू स्टोर एन डबल वैल्यूज। यहाँ पे एन डबल वैल्यूज हमको स्टोर करनी है, तो इसके लिए हमको एक एरे बनाना है, और उसका जो टाइप दिया गया है वो कितना है, वो कौन सा है टाइप, तो डबल है। तो यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल डेटा टाइप यूज करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो डबल लिखा मैंने। मान लीजिए हमने एक्स नाम का एक एरे बनाया, और इक्वल टू न्यू डबल, और यहाँ पे हम लोग डबल में स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या लिखते हैं, इसकी साइज लिखते हैं। तो साइज कह रहा है कि स्टोर एन नंबर्स ना, तो यहाँ पे लिख देंगे एन, और यहाँ पे ब्रैकेट सेमीकॉलन, और यहाँ पे हम सेमीकॉलन लगा देंगे। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट लिख देंगे, तो ये एन वैल्यूज स्टोर करने के लिए ये एक एरे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो कह रहा है कि असाइन द वैल्यू 22.22 एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। तो जैसे यहाँ पे मैंने अभी जो स्टेटमेंट लिखा था, ये जो एरे मैंने बनाया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें असाइन द वैल्यू 22.22 एट द लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो यहाँ पे जब हमको इसके लास्ट वाले इंडेक्स पे ये वैल्यू रखनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डॉट एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट लेंथ -1, एक्स डॉट लेंथ -1 इक्वल टू 20.22, उसके बाद सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे x डॉट लेंथ का मतलब क्या हुआ, कि अगर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखी हुई है, तो इसका मतलब हो गया कि 5 एलिमेंट का एक एरे बन जाएगा इस तरीके से। और इसके लास्ट इंडेक्स पे हमको क्या करना है, एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, कौन सी, यहाँ पे 20.22। तो यहाँ पे जब x डॉट लेंथ निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 5, और 5 -1 होगा तो कितना आएगा, x4। तो 4 वाले इंडेक्स पे अब वैल्यू क्या जा रही है, तो 20.22 यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इस वाले 4th वाले इंडेक्स पे आ जाएगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियोस देखा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n आफ्टर यू इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे दोनों के दोनों जो m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इसको सॉल्व करने के बाद करनी है। तो जैसे हमारे पास जो n की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, तो 5 दी गई है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से एक बार। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 को ऐसे ही लिख देंगे 6 इंटू। अब यहाँ पे जो ये देखेंगे आप तो प्री डिक्रीमेंट लगा है। तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो n की वैल्यू दी गई 5, तो 5 से जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 मॉड। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी अगली वाली वैल्यू हमको लिखनी होगी, तो जो इसका वैल्यू यहाँ पे आया हुआ था जैसे 4 आया था, तो इसी की 4 वाली वैल्यू को यहाँ पे हम यहाँ यूज करेंगे। तो जो यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस n, तो इसका मतलब है ये प्री इंक्रीमेंट। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो इसकी n की वैल्यू थी 4, तो इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे कितनी हो गई 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर से प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो 5 थी, तो यही वैल्यू यहाँ पे जब यूज होगी तो 5 से ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको हमने कर दिया 6, फिर डिवाइड बाय 2 प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तो n की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही थी वो 6 थी, और यहाँ पे जब आई हुई है तो n माइनस माइनस ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू यहाँ पे यूज की जाती है उसके बाद डिक्रीज की जाती है। तो जो पहले वैल्यू हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इनटू अगर आ रहा है तो सबसे पहले हम इनटू को ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर जैसे इनटू, डिवाइड और मॉड, इन तीनों में से अगर कोई भी स्टेटमेंट पहले आता है, जैसे अगर मान लीजिए मिला हमको 5 मॉड 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, इस तरीके से, तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड आ रहा है तो सबसे पहले मॉड सॉल्व करेंगे, फिर इनटू सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जो जैसा का जैसा अगर तीनों दिया गया है अगर एक साथ है तो उसको एक तरफ से मतलब लेफ्ट टू राइट इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बॉडमॉस रूल लगाने लगेंगे, नहीं पहले हम पहले मॉड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इंटू आ रहा है तो इंटू कर देंगे, मॉड आ रहा है पहले तो मॉड कर देंगे। ठीक है, तो जब सबसे पहले इंटू आ रहा है तो इंटू किया मैंने, तो यहाँ पे लिख दिया 24 मॉड 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे 24 जब मॉड 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे 24 को, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 24 डिवाइड बाय 5, तो कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 20 आ गया और रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस और यहाँ पे डिवाइड लगा है, तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे बताया कि इंटू, डिवाइड और मॉड में से अगर कोई पहले आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर प्लस पहले आ रहा है या डिवाइड बाद में आ रहा है तो डिवाइड वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो 4 प्लस 3 प्लस 6, इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। तो इस तरीके से इसका जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 13। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई हुई है, ये आई हुई है m की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि n और m दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब यहाँ पे आया हुआ था n माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमने 6 इसको यूज किया था, लेकिन जब बाद में इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी n इक्वल टू 5। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू 13 तो आ ही गई है, और n की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 आएगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू m और n की निकल के आएगी।